बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो है अंतर्वस्तु विश्लेषण। बच्चों, सामाजिक जीवन से संबंधित अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक घटना की व्याख्या करना है। सामाजिक घटनाएं बच्चों दो प्रकार की होती हैं। पहली, सामाजिक घटना की प्रकृति अधिकतर गुणात्मक होती है और दूसरी सामाजिक घटनाएं मूर्त होती हैं। सामाजिक घटना की ये विशेषताएं इसे अस्पष्ट और जटिल बना देती हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक घटना की व्याख्या करना काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। यहाँ समस्या यह उत्पन्न होती है कि सामाजिक घटना की प्रकृति का विश्लेषण कैसे किया जाए, सामाजिक शोध की किस विधि का प्रयोग किया जाए और सामाजिक घटना की प्रकृति की जटिलता को समाप्त किया जाए, अध्ययन को सरल बनाया जाए और वैज्ञानिक तो बनाया ना ही है बच्चों। तो इसके लिए विद्वानों ने विषय सामग्री को विभिन्न विभागों में बांटकर उसका अध्ययन करने की बात कही। जब विषय सामग्री को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करके उनका पृथक पृथक विश्लेषण किया जाता है तो इस पद्धति को सामाजिक अनुसंधान में अंतर्वस्तु विश्लेषण या विषय विश्लेषण के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रविधि की सहायता से गुणात्मक तथ्यों का परिमाणात्मक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन और वर्णन संभव होता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण जो ये प्रविधि है, इसका प्रारंभ 1926 में सर्वप्रथम मेलेको व विल्ली ने समाचार पत्रों के अध्ययन के माध्यम से किया था। 1930 में वुडलैंड ने इस अध्ययन फॉरेन न्यूज़ इन अमेरिकन मॉर्निंग न्यूज़पेपर शीर्षक के अंतर्गत किया था। इस अध्ययन में समाचार पत्रों की भाषा का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गए थे। इन अध्ययनों में अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि का ही उपयोग किया गया था। 1930 से 1940 की अवधि में हेराल्ड लाउसबेल तथा कुछ अन्य विद्वानों ने प्रचार और जनमत से संबंधित अपने अध्ययनों में अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का प्रयोग किया। धीरे धीरे इस प्रविधि का प्रयोग न केवल राजनीति शास्त्र बल्कि समाजशास्त्र में भी होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस प्रविधि का उपयोग कुछ घटने लगा, लेकिन वर्तमान में शिक्षा, साहित्य, संगीत, पत्र पत्रिकाओं आदि क्षेत्र में यह प्रविधि काम में ली जाने लगी है। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण वह विधि है जो सामाजिक घटनाओं की प्रकृति को जो जटिल है उसे सरल बनाती है, उसके अध्ययन को सरल बनाती है। कुछ परिभाषाएं भी इसकी हम देखते हैं बच्चों। बर्नार्ड बेल्स के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण विषय वस्तु से वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध तथा परिमाणात्मक वर्णन के लिए अपनाई जाने वाली एक अनुसंधान प्रविधि है। केपलान के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति दी गई वार्ता के अर्थों की एक व्यवस्थित और गणनात्मक रूप से व्याख्या करती है। पीवी यंग के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों तथा अन्य भाषा संबंधी अभिव्यक्तियों, लिखित और मौखिक द्वारा प्राप्त तथ्य की अंतर्वस्तु में व्यवस्थित वैश्विक या मात्रात्मक वर्णन हेतु अनुसंधान की एक प्रविधि है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि जो है वो साक्षात्कारों, प्रश्नावलियों, अनुसूचियों में भाषा संबंधी जो भी अभिव्यक्ति है, जो भी लिखित और मौखिक प्राप्त हमारी तथ्य सामग्री है, उनको व्यवस्थित करने की एक विधि है। आइए अब हम देखते हैं इस विधि की विशेषताएं। तो अंतर्वस्तु विश्लेषण की जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता है इस प्रविधि का संबंध संचार या भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त तथ्यों के अंतर्वस्तु से है। फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, संचार या भाषागत अभिव्यक्तियों, है ना। तो इस प्रविधि का संबंध संचार के या भाषागत अभिव्यक्तियों द्वारा प्राप्त तथ्यों के अंतर्वस्तु से है। दूसरी जो विशेषता है इसकी वो है अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत अनुसंधान की गुणात्मक सामग्री को विभिन्न उचित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा, इसके आधार पर गुणात्मक सामग्री का वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव होता है ना। मतलब गुणात्मक सामग्री जो भी हमें प्राप्त हुई है उसका हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन इस विधि के द्वारा कर सकते हैं। इस प्रविधि के द्वारा गुणात्मक सामग्री को परिमाणात्मक सामग्री में बदल परिमापन योग्य बनाया जाता है और अंतर्वस्तु विश्लेषण के अंतर्गत गुणात्मक सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण और निर्वचन किया जाता है।
इस विधि का प्रयोग सामाजिक निष्कर्षों या सामान्यीकरणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि के द्वारा अध्ययन सामाजिक जीवन या घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण विधि जो है वो विधि है जो संचार या भाषागत अभिव्यक्तियों के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, जिसमें जो है गुणात्मक सामग्री को परिमाणात्मक सामग्री में बदला जाता है और गुणात्मक सामग्री का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हुए अंतर्वस्तु विश्लेषण की विशेषताएं। अब हमें ये करना पड़ती है, अंतर्वस्तु विश्लेषण का क्या महत्व, क्या उद्देश्य है, सामाजिक अनुसंधान में इसको क्यों प्रयोग में लाया जाए, इन सब बातों को जानने के लिए अब हम इसके उद्देश्यों का भी अध्ययन करते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य गुणात्मक सामग्री को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करना है, जैसा कि अभी हमने देखा भी सही बच्चों। डार्विन बी कार्टराइट के अनुसार अंतर्वस्तु विश्लेषण का उद्देश्य अपरिष्कृत घटना को ऐसे तथ्यों में बदलना है जो वैज्ञानिक तरीके से अनिवार्यतः प्रस्तुत की जा सके, ताकि ज्ञान के पुंज की रचना की जा सके, है ना। तो इसके जो उद्देश्य हैं उनमें पहला उद्देश्य है गुणात्मक अध्ययनों को परिमाणात्मक रूप में परिवर्तित करना, जो अभी हमने इसकी विशेषता भी देखी थी, वही इसका उद्देश्य भी है। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से गुणात्मक सामग्री को ऐसी सामग्री में बदलने का प्रयास किया जाता है जिससे उसको वर्गीकृत या श्रेणीबद्ध करके सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने योग्य बनाया जा सके, ताकि घटना का सांख्यिकी विश्लेषण संभव हो सके। दूसरा है गुणात्मक अध्ययनों को वस्तुनिष्ठ बनाना। वस्तुनिष्ठता के अभाव में अनुसंधान की प्रामाणिकता समाप्त हो जाती है। अतः अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य गुणात्मक तथ्यों को वस्तुनिष्ठ बनाना है। तीसरा है गुणात्मक तथ्यों को परिमापन के योग्य बनाना। यहाँ अंतर्वस्तु विश्लेषण का लक्ष्य गुणात्मक तथ्यों को परिवर्तित करके ऐसा रूप प्रदान करना है ताकि उनका परिमापन आसानी से हो सके। चौथा जो इसका उद्देश्य है वो है संप्रेषण के साधनों के अध्ययन को आसान बनाना। जो संप्रेषण के साधन होते हैं, संप्रेषण समझते हो बेटा, जिससे हम जो भाषा के द्वारा हम जो बातें समझाते हैं वो संप्रेषण है ना, जैसे दूरदर्शन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, है ना, ये सब संप्रेषण के साधन हैं। तो संप्रेषण के साधन काफ़ी विकसित भी हो चुके हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण के माध्यम से संप्रेषण के विविध साधनों के प्रभावों का अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकता है। पांचवा जो इस विधि का उद्देश्य है वो है प्रचार के साधनों का विस्तार करना। प्रजातंत्र में जनमत का काफ़ी महत्व है। अंतर्वस्तु विश्लेषण के द्वारा न केवल प्रचार के अध्ययन साधनों का विकास ही किया जा सकता है, बल्कि प्रचार के विविध साधनों के प्रभावों का मूल्यांकन भी किया जाता है। फिर है वैज्ञानिक विश्लेषण और निर्वचन को सरल बनाना। इस विधि के सहायता से गुणात्मक तथ्यों का इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है कि उनके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण और तथ्यों का निर्वचन संभव हो पाता है। फिर है व्यवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन करना। अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक प्रमुख उद्देश्य तथ्यों के विश्लेषण और निर्वचन के आधार पर व्यवस्थित सिद्धांत की रचना करना भी है। तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना भी जो है अंतर्वस्तु विश्लेषण का एक उद्देश्य होता है। इस विधि के द्वारा प्रमुख उद्देश्य तथ्यों को इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि उनके आधार पर सामान्यीकरण किया जा सके और वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। तो इस तरह देखते हैं ये है हमारे अंतर्वस्तु विश्लेषण के उद्देश्य। चलते चलते हम अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयों को भी समझ लेते हैं। अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि जो है इसका महत्वपूर्ण अंश जो है अनुसंधान तथ्यों के अंतर्वस्तु की इकाइयों का चुनाव करना होता है। इन इकाइयों के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पत्र, मदें, प्रसंग, स्थान, समय की माप आदि। इन इकाइयों की संक्षेप में यहाँ व्याख्या करना आवश्यक है। आइए हम देखते हैं अंतर्वस्तु विश्लेषण की क्या क्या इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है शब्द। अध्ययन किए जाने वाले भाषण, लेख, संपादकीय, लिखित या मौखिक सामग्री में कुछ विशेष शब्दों या प्रमुख प्रतीकों या आकृति को अलग अलग लिखकर गिना जा सकता है। उनके आधार पर उस अध्ययन विषय, भाषण या लेख के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
अमेरिका में आजकल समाचार पत्रों में छपी सामग्री में से कौन सा अंश कम या अधिक पढ़ा जाता है के संबंध में शोध कार्यों में शब्दों को ही इकाई मानकर अध्ययन किए जाते हैं। दूसरा है वाक्य या अनुच्छेद। अंतर्वस्तु विश्लेषण में वाक्य या अनुच्छेद को भी अध्ययन की इकाई के रूप में चुना जा सकता है। वाक्य शब्दों का ही एक पुंज होता है जिसके माध्यम से किसी विचार प्रतिमान की प्रस्तुति होती है। तीसरा है पात्र। उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, सिनेमा, दूरदर्शन, धारावाहिक आदि के पात्रों को अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाइयाँ मानकर उनका अंतर्वस्तु विश्लेषण प्रविधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। चौथा है मद। अंतर्वस्तु विश्लेषण के लिए चुनी जाने वाली इकाइयों को मद या विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। यह मद एक लेख, एक उपन्यास, एक पत्रिका, एक कहानी, एक पुस्तक या एक भाषण आदि हो सकता है। स्थान और समय का भी माप अंतर्वस्तु विश्लेषण की इकाई हो सकता है। समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में या रेडियो कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों के लिए कितना स्थान अथवा समय निर्धारित किया जाता है, इसको भी अध्ययन की इकाई माना जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंतर्वस्तु विश्लेषण जो है वो उसकी इकाइयाँ जो हैं शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, पात्र, मद, स्थान और समय होते हैं।